नमस्ते। आज के पीरियड में मैथ फर्स्ट का फिफ्थ लेसन दैट इज वेक्टर स्टार्ट करना चाहते हैं। सबसे सिंपल चैप्टर, इजी चैप्टर है। बाकी किसी भी चैप्टर का इसको बेस की जरूरत नहीं है। ये चैप्टर वैसे पहले सिलेबस में आधा पार्ट 11th में था, आधा पार्ट 12th में था, लेकिन नए सिलेबस में ये पूरा 12th में ही आपको इंट्रोड्यूस करके इसको डिस्कस किया गया है। अब इसमें आप अगर पहले लेना चाहते हैं तो क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी कोई भी एक नंबर हो सकती है या फिर एक अमाउंट हो सकती है, जिसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो स्केलर क्वांटिटी, जैसे उसकी अमाउंट या मैग्नीट्यूड अवेलेबल होती है तो उसको पूरी तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, और दूसरी होती है उसको मैग्नीट्यूड की भी जरूरत होती है और उसका डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह से दो टाइप के क्वांटिटीज स्पेसिफिकली फिजिक्स में आप डिस्कस करते हैं, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो उसमें डिफाइन भी आपने किया होगा कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, उस क्वांटिटी को आप कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। So we are defining the definition, that is what is scalar quantity. We know that a quantity which can be completely described by magnitude only. उसकी जो अमाउंट है, उसकी जो मैग्नीट्यूड है, उस मैग्नीट्यूड से ही उस क्वांटिटी को आप पूरी तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसको और किसी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, तो उस क्वांटिटी को आप कह सकते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जनरली आर रियल नंबर्स, ये नंबर्स होते हैं, ये क्वांटिटी है एक रियल नंबर होती है। जैसे आप एग्जाम्पल के देखते हैं तो मास, किसी का अगर मास लेते हैं तो एक अमाउंट मिलती है, उसको और किसी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती है। एरिया, किसी का अगर एरिया फाइंड करते हैं तो उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलता है, उसको डायरेक्शन या और किसी क्वांटिटी की वहां इंपॉर्टेंस नहीं होती है। स्पीड है, मनी है। तो इस तरह से ये कुछ एग्जाम्पल स्केलर क्वांटिटी के। अब दूसरी जो क्वांटिटी है उसको आप कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसी नाम से आप आपका मैथ का चैप्टर भी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है? ए क्वांटिटी विच नीड टू बी डिस्क्राइब्ड बाय इट्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसमें दो इंफॉर्मेशन की जरूरत है, एक तो मैग्नीट्यूड, जैसे स्केलर में चाहिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो दो इंफॉर्मेशन साइमल्टेनियसली अगर आपके पास है तभी वो क्वांटिटी पूरी तरह से डिस्क्राइब होती है, तो उस क्वांटिटी को आप कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल फोर्स है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको दोनों भी रहते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड भी रहती है। फोर्स कितने मैग्नीट्यूड का, न्यूटन का आपने अप्लाई किया है और किस डायरेक्शन में अप्लाई किया है, वो डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है। तो उस केस में दोनों इंफॉर्मेशन कंपलसरी होते हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो उस क्वांटिटी को आप कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब आपका ये क्वेश्चन है कि ये स्केलर वेक्टर क्वांटिटी कि मैथमेटिकली आपको रिप्रेजेंट करना है। तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, ये आपके इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। तो वेक्टर क्वांटिटी को दोनों रहते हैं, एक तो मैग्नीट्यूड है और दूसरा है डायरेक्शन। तो आपके पास एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसको कहते हैं लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, जिसको मराठी में कहना है तो कह सकते हैं रेषाखंड, दिशा असणारा रेषाखंड, निर्देशित रेषाखंड जो असतो त्यामध्ये डायरेक्शन असते आणि रेषाखंड असते, म्हणजे त्याची पर्टिक्युलर लेंथ असते। या डायरेक्टेड लाइन सेगमेंटला वेक्टर साठी आपण रिप्रेझेंट करण्यासाठी वापरणार आहोत। मग त्यावेळेस आपल्याला नेमकं रिप्रेझेंटेशन कसं करायचं यासाठी आपल्याला एक रिप्रेझेंटेशनची आयडिया इथून क्लिअर होऊ शकते। सो वेक्टर इज रिप्रेझेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. In this word we are having three, in this sentence we are having three words. Directed means it has direction, line और लाइन का सेगमेंट, पूरी लाइन नहीं, लाइन का एक सेगमेंट। तो ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को आप रिप्रेजेंट करना, यूज करना चाहते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। आप अगर इस फिगर में देखते हैं तो मेरे पास एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का अगर एक्सटेंशन करते हैं दोनों तरफ तो ये पूरी लाइन बन जाती है। आपको मालूम है लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं और वो इनफाइनाइट लेंथ की होती है, इनफाइनाइट डायरेक्शन में होती है। तो ये इनफाइनाइट लेंथ वाली जो लाइन है उसका एक पार्ट जो ए से स्टार्ट हुआ है और बी के पास वो स्टॉप हुआ है,
इतना पार्ट अगर आप लेते हैं तो इस पार्ट को उस लाइन का एक पार्ट है और आप उसको डायरेक्शन भी देते हैं तो ये बन जाता है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, टुकड़ा। लाइन का एक टुकड़ा है जिसको डायरेक्शन है। तो ये जो फिगर है मैथ की, ये जो फिगर है ये आप वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करना चाहते हैं। तो इस फिगर में आप कुछ पॉइंट्स के लिए नाम यूज करना चाहते हैं। जैसे आप ए से वेक्टर स्टार्ट करते हैं और बी के पास वो स्टॉप होता है तो उस वेक्टर को आप कहते हैं दैट इज ए बी, वेक्टर ए बी बार। वेक्टर ए बी बार ए से स्टार्ट होता है, बी के पास वो स्टॉप होता है और उसको डायरेक्टेड है, एरो हेड है बी के पास, या फिर मिडल में भी दिया जा सकता है। तो उस ए से बी तक जो डायरेक्टर लाइन सेगमेंट है उसको ही आप कहना चाहते हैं वेक्टर ए बी बार, वेक्टर ए बी बार। ओके, और यहां जो आपको वेक्टर मिलता है, मान लो अगर आप वेक्टर बी से लेकर ए तक फाइंड करना चाहते हैं तो उस वेक्टर को नाम होगा, बी से लेकर ए तक फाइंड करते हैं तो उस वेक्टर का नाम होगा वेक्टर बी ए। ये भी अलग है और बी ए अलग है। जब ए से बी तक जाते हैं तो डायरेक्शन अलग होती है और जब बी से ए तक आते हैं तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो इसमें डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने वेक्टर कहा है और वेक्टर को दो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, उसके मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। तो ए से बी तक जाते वक्त डायरेक्शन अलग है जो बी से ए तक आते वक्त उसके कंपैरिजन में। तो दो डायरेक्शन अगर है तो दो वेक्टर बन जाते हैं, एक पहला वेक्टर ए बी बार और दूसरा वेक्टर बी ए बार। तो इस तरह से इस लाइन सेगमेंट के आप दो वेक्टर बना सकते हैं, ए से बी से ए। अब आपके पास है कि जहां से आपने अगर ए बी बार कहते हैं आप, इन वेक्टर ए बी बार जो आपका पहला पॉइंट है उस पॉइंट को आप कहते हैं इनिशियल पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट वी आर कॉलिंग एज ए इनिशियल पॉइंट, और जहां वेक्टर आपका स्टॉप होता है वहां तक आप जो लेते हैं, जिस पॉइंट तक आप वेक्टर को एक्सटेंड करते हैं वो लास्ट पॉइंट होता है टर्मिनल पॉइंट। सो दिस पॉइंट इज टर्मिनल पॉइंट। और वेक्टर ए बी आप अगर लेते हैं और उस वेक्टर ए बी को अगर एक्सटेंड करते हैं दोनों डायरेक्शन, दोनों साइड पे, तो ये जो आपको लाइन मिलती है, ये जो लाइन मिलती है ये कहां से पास हो रही है, वेक्टर ए बी से पास होती है, या फिर वेक्टर ए बी उस लाइन से पास होता है। तो ये जो लाइन आपको मिलती है जिसको आप अनलिमिटेड लेंथ कह सकते हैं, ये अनलिमिटेड लेंथ वाली जो लाइन है उस लाइन को आप उस वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन कहना चाहते हैं। तो ये जो आपको लाइन मिलेगी इस लाइन को आप लाइन ऑफ एक्शन कहेंगे। सो लाइन ऑफ एक्शन। तो इस फिगर में आपके पास तीन नेम्स कह सकते हैं। जहां से आपका वेक्टर स्टार्ट हुआ है उसको आप इनिशियल पॉइंट कहेंगे, जहां आपका वेक्टर स्टॉप हुआ है उस पॉइंट को आप कहेंगे टर्मिनल पॉइंट, और ए बी से पास होने वाली जो लाइन है जो अनलिमिटेड लेंथ वाली है उस लाइन को कहेंगे उस वेक्टर की लाइन ऑफ एक्शन। ओके, अब आपके पास होता है आप ए और बी, जो ये इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट किसी वेक्टर का अगर अवेलेबल नहीं है और आपको उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, यहाँ इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट अवेलेबल नहीं तो आप कहेंगे उस वेक्टर को जस्ट स्मॉल लेटर ए बार। उस यहाँ भी आपको इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट अवेलेबल नहीं है तो उस वेक्टर को स्मॉल लेटर से डिनोट करना है। याद में रखो, इस केस में वेक्टर को रिप्रेजेंट करते समय दो लेटर यूज नहीं किए। जैसे यहाँ ए एंड बी कैपिटल पॉइंट यूज हुआ था और उसके ऊपर आपने बार दिया था, तो जब वेक्टर का इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट अवेलेबल नहीं है तो उस वेक्टर को स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है और उसके ऊपर बार यूज करते हैं। तो आपका ये वेक्टर होगा ए बार, दूसरा वेक्टर बी बार, तीसरा वेक्टर सी बार। जिनके एंड पॉइंट्स अवेलेबल नहीं है तो उनको स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। तो ये सिंपल इंफॉर्मेशन है। अब आपके पास आता है ये जो डेफिनेशन में आपने कहा है कि वेक्टर किसको कहते हैं कि जिसकी मैग्नीट्यूड भी अवेलेबल है और डायरेक्शन भी अवेलेबल है। तो आप उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं। तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है, तो आपको इस डेफिनेशन में कहा गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी बार इज डिनोटेड बाय मॉड ऑफ ए बी बार। वेक्टर ए बी आपने अगर सिलेक्ट किया है तो उसकी मैग्नीट्यूड कैसे डिनोट करेंगे, मॉड। जैसे आपने डिटरमिनेंट को सिंबल यूज किया है तो ये मॉड जैसा सिंबल आप यूज करते हैं उस वेक्टर को जिसका आप मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो ये नोटेशन आता है। और डिफाइंड क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज
लेंथ ऑफ द सेगमेंट ए बी। अब यह है, फिर से एक बात, आपने जो ए बी सेगमेंट ली जी रेषाखंड घेतो आपण ए पासून बी पर्यंत, त्या रेषाखंडाची जी लांबी असते ती त्या व्हेक्टरची मॅग्निट्यूड असते। लक्षात ठेवा, खूप सोपं आहे। ए पासून बी पर्यंतचं जे अंतर आहे ते अंतरच त्या व्हेक्टरचं मॅग्निट्यूड असतं। इतकी साधी डेफिनेशन त्याच्या मॅग्निट्यूडची आहे। म्हणून magnitude is defined as length of the segment AB. Thus, magnitude of vector AB bar is the length from point A to point B. So it is length of the segment AB. And whenever the vector is given in terms of small letter, that is small a bar, small b bar, small c bar, then how to write their magnitude? Just use the symbol mod to that vector. That is mod of a bar, mod of b bar, mod of c bar. This mod of a bar will be the magnitude of vector a bar. Mod of b bar will be the magnitude of vector b bar. Mod of c bar will be the magnitude of vector c bar. तो इस तरह से सिंगल स्मॉल लेटर अवेलेबल है तो उसका मैग्नीट्यूड उसको मॉड सिंबल में यूज करके आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उस मैग्नीट्यूड को कैसा फाइंड करना है ये आगे आपको एग्जांपल्स में और क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल ये मैग्नीट्यूड क्या है तो वेक्टर की लेंथ है, वेक्टर की लेंथ है। अगर दो पॉइंट के बीच में वेक्टर डिफाइन हुआ है तो ए से लेकर बी तक की जो लेंथ होती है सेगमेंट की वो लेंथ ही उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है। अब आपके पास होता है, अब ये अलग अलग स्ट्रक्चर अलग अलग कंसेप्ट से वेक्टर के कई सारे टाइप्स है, तो आप आगे का पार्ट डिस्कस करना चाहते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहला और सिंपल टाइप है दैट इज जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। अब उसके नाम में ही आप कह सकते हैं, जैसे मैट्रिक्स में भी जीरो मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स था, उसके सभी एलिमेंट क्या थे, सभी एलिमेंट आपने जीरो यूज किए थे, उस मैट्रिक्स को आपने नल मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स कहा है। अब यहाँ वेक्टर को नल कब कहेंगे, वेक्टर को जीरो कब कहेंगे, तो इसमें आपने अभी कहा है कि जब उसकी मैग्नीट्यूड जीरो होती है, किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड जीरो होती है, इसका मतलब उसका ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब तो ऐसा है कि वो जो बी पॉइंट है वो किसके ऊपर है, ए के ऊपर ही आता है, या फिर ए और बी के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, तो उस केस में आपका मैग्नीट्यूड उस वेक्टर का जीरो बन जाता है, या फिर वो जो सेकंड पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट के ऊपर कोइंसाइड होता है। तो कोइंसाइड होने के बाद दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो जीरो आ जाता है। तो उसी तरह से आप इसे डिफाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेशन ऐसी कह सकते हैं, ए वेक्टर whose इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स कोइंसाइड, जिसका इनिशियल पॉइंट ये कहां आता है, जिसका टर्मिनल पॉइंट कहां आता है, इनिशियल पॉइंट के ऊपर, या फिर कोइंसाइड होता है एक दूसरे के ऊपर, तो उस केस में उस वेक्टर को आप नल वेक्टर कहेंगे। जैसे आप अगर ए से ए तक का अगर वेक्टर फाइंड करते हैं तो नल वेक्टर के कैटेगरी में आता है, बी से बी तक का वेक्टर अगर फाइंड करते हैं तो भी वो नल के वेक्टर कह सकते हैं। और नल वेक्टर को डिनोट करने के लिए जीरो के ऊपर आपने बार यूज किया है, जैसे वेक्टर के ऊपर आप बार यूज करते हैं, ए बी बार, तो नल या जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जीरो यूज करो और उसके ऊपर बार यूज करते हैं। तो ये जीरो बार ये नल वेक्टर या जीरो वेक्टर है, ऐसा आपको समझ में आना चाहिए। तो ए से लेकर ए तक सेम पॉइंट है, उस केस में आप उसको नल या जीरो वेक्टर कह सकते हैं। और इसमें इंडिकेशन है कि नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये बार जब यूज करते हैं तो मैग्नीट्यूड के लिए आता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द नल वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। मैग्नीट्यूड क्या होगा नल वेक्टर का, जीरो। अब ये अगर आइडिया आपके पास अवेलेबल है तो दूसरी टाइप और इजी है, दैट इज यूनिट वेक्टर। जैसे मैट्रिक्स में भी यूनिट मैट्रिक्स है, तो यूनिट वेक्टर कब कहेंगे, यूनिट मीन्स वन, यूनिटी से वर्ड तैयार होता है, यूनिट से वर्ड तैयार होता है यूनिटी, और यूनिटी का मतलब होता है वन। और वन किसको दे सकते हैं आप, वेक्टर के डायरेक्शन को तो वन नहीं मिलता है, लेकिन मैग्नीट्यूड को वन हो सकता है, तो मैग्नीट्यूड का यूज करके आप वन किसको कहेंगे, ऐसा वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड वन है, जिसकी मैग्नीट्यूड यूनिटी है, तो ये वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी दैट इज वन इज कॉल्ड एज ए यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर में से अगर पास होता है और वो आपको अगर निकालना है, ये फॉर्मूला है, लेकिन आपको यूनिट वेक्टर डिफाइन करने के पहले डिनोट कैसा करना है ये आपको याद में रखना है। तो अगर आप इस ए से लेकर बी तक वेक्टर यूज करते हैं और उस वेक्टर से जाने वाला यूनिट वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, वन है, तो इस ए बी से पास होने वाला ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन है, ये अगर मैं वन कहता हूं, ये डिस्टेंस वन है,
तो ये वन मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर को यूनिट वेक्टर कह सकते हैं जो AB से पास होता है। AB की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन उस यूनिट वेक्टर को अगर है तो AB से पास होने वाले यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन उसके ऊपर ये कैप का सिंबल यूज करते हैं। AB वेक्टर से पास होने वाला जो यूनिट वेक्टर है उसको डिनोट कैसा करेंगे, AB लिखेंगे और उसके ऊपर कैप लिखेंगे, बराबर है, कैप लिखेंगे। तो ये होता है उस वेक्टर से पास होने वाले यूनिट वेक्टर का सिंबल। और फाइंड कैसा करना है, आगे फॉर्मूला भी है, उसको कई बार आपको यूज करना है, लेकिन फॉर्मूला ऐसा है कि आप अगर AB वेक्टर से यूनिट वेक्टर AB कैप फाइंड करना चाहते हैं, AB वेक्टर से पास होने वाला ये जो AB कैप है, AB कैप कहाँ है, AB के ऊपर ही है, कितने मैग्नीट्यूड का है, 1 मैग्नीट्यूड का है। तो ये AB कैप फाइंड करना है तो क्या करना है, AB बार को ही उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। कितना सिंपल ये फॉर्मूला है, AB कैप फाइंड करना है, AB कैप फाइंड करना है तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, वेक्टर को AB बार को मॉड ऑफ AB बार से डिवाइड करो तो उस वेक्टर से जाने वाला यूनिट वेक्टर आपको मिल जाता है। तो इस तरह से ये आपकी सेकंड टाइप। थर्ड वेक्टर टाइप इज कॉल्ड एज को इनिशियल एंड को टर्मिनल वेक्टर्स। व्हाट इज को इनिशियल एंड को टर्मिनल? दिस को वर्ड is nothing but is having its meaning as a same. So what is the first category of vectors? Co-initial vectors. Vectors having same initial point are called as a co-initial vectors. If you see this figure, in this figure we observe that vector A as well as vector B started from the same point, so they are co-initial vectors. को मीन सेम, इनिशियल पॉइंट दोनों वेक्टर का अगर सेम है तो इनको आप को इनिशियल वेक्टर कहेंगे। और दूसरे है जिनके टर्मिनल पॉइंट अगर सेम है, जिनके टर्मिनल पॉइंट अगर सेम है तो उनको को टर्मिनस वेक्टर कहेंगे। तो वेक्टर्स हैविंग सेम टर्मिनल पॉइंट आर कॉल्ड एज को टर्मिनस वेक्टर्स। सो दिस टू वेक्टर्स C and D are called as a co-terminus vector. Now the next important type, that is fourth category, that is equal vectors. What is meant by equal vectors? दो वेक्टर को या फिर उससे ज्यादा वेक्टर्स को आप इक्वल कब कहेंगे? तो एक आपके पास डेफिनेशन है, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल if they have same magnitude and same direction. उनके मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए एंड डायरेक्शन सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन सेम, या फिर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम अगर है तो वैसे वेक्टर्स को आप इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। दोनों के बीच में इक्वल भी आप दे सकते हैं। तो इस फिगर में आप अगर ऑब्जर्व करते हैं तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये दो ऐसे वेक्टर है जिनकी मैग्नीट्यूड भी सेम दिखाई देती है, अमाउंट और लेंथ उनकी सेम है और उनकी डायरेक्शन भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, लेफ्ट टू राइट। तो उनकी डायरेक्शन सेम है, उनकी मैग्नीट्यूड से सेम है, इक्वल है। तो ऐसे दो वेक्टर को आप इक्वल कह सकते हैं। तो ए बार एंड बी बार दो वेक्टर इक्वल है तो डायरेक्टली दोनों के बीच में इक्वलनेस मेंटेन होता है। तो ये दो वेक्टर इक्वल है। उस केस में मैं अगर कहता हूं कि यहाँ ए बार के साथ अगर सी बार को चेक करते हैं तो इनका भले मैग्नीट्यूड सेम है, जो ए बार का मैग्नीट्यूड है उतना ही सी बार का मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन अलग है। तो उस केस में दोनों को इक्वल नहीं कह सकते। उनके इक्वल कहने के लिए क्या प्रॉब्लम है, उनकी डायरेक्शन प्रॉब्लम है, उनकी डायरेक्शन अलग है। तो डायरेक्शन डिफरेंट अगर दो वेक्टर की है तो उनको इक्वल नहीं कहेंगे। और आप अगर यह चेक करते बी और डी को कहेंगे तो बी और डी के बारे में उनकी डायरेक्शन सेम है, बराबर है। बी और डी की बी भी लेफ्ट टू राइट है और डी भी वेक्टर लेफ्ट टू राइट है, डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग है। तो दोनों मैग्नीट्यूड अगर सेम नहीं है तो उन वेक्टर को डायरेक्शन इक्वल रहने के बाद भी उनको इक्वल नहीं कह सकते। तो मैग्नीट्यूड सेम नहीं, इसलिए दो वेक्टर ये बी डी के साथ या फिर डी बी ए के साथ इक्वल नहीं ले सकते, या फिर ये दोनों भी इक्वल नहीं है। तो सेम मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, तो
उनको इक्वल कह सकते हैं। उसके बाद में आता है निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। निगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता है? अगर एग्जाम्पल कहेंगे तो मेरे पास अगर एक वेक्टर है ए बार नाम का, जिसकी मैग्नीट्यूड आपको मालूम है और जिसकी डायरेक्शन भी आपको मालूम है, तो गिवन वेक्टर है, मैग्नीट्यूड पर्टिकुलर डायरेक्शन उसके मालूम है, और ऐसा एक वेक्टर जो मैग्नीट्यूड उतनी ही लेता है, मैग्नीट्यूड उतनी ही है, मैग्नीट्यूड उतनी ही है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, पहले से दूसरे की डायरेक्शन अपोजिट है, एग्जैक्टली अपोजिट है, तो उस केस में दूसरे को पहले का निगेटिव कह सकते हैं। सो माइनस ऑफ ए इज कॉल्ड एज निगेटिव ऑफ वेक्टर ए बार। तो इस तरह से दोनों के बीच में रिलेशन डेवलप होता है। मैं अगर इनको नाम यूज करता हूं कि यह P है और यह Q है, तो आप इसको ऊपर से नीचे यूज करेंगे तो PQ है, और नीचे से ऊपर यूज करेंगे तो ये QP है, क्योंकि वही वेक्टर है। इसलिए ये अगर सेपरेट नहीं लेना चाहते, एक के ऊपर ही दिखाना चाहते, तो ऊपर से नीचे PQ वेक्टर है और नीचे से ऊपर अगर QP है, तो PQ और QP में डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैं अगर दोनों वेक्टर तैयार करता हूं, PQ वेक्टर एक है और दूसरा QP वेक्टर है, दोनों की क्या सेम है? उनकी मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैग्नीट्यूड सेम है, वेक्टर सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम है, वेक्टर इक्वल नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम है सिर्फ उनकी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। जब डायरेक्शन अपोजिट होती है, मैग्नीट्यूड सेम रहने के बाद अगर डायरेक्शन अपोजिट है, तो उस केस में इस PQ और QP में एक रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। तो ये PQ नाम का वेक्टर, PQ नाम का वेक्टर एंड QP नाम का वेक्टर, ये QP PQ का निगेटिव है, QP PQ का निगेटिव है। तो ये निगेटिव का रिलेशन अगर दोनों के बीच में देना है, तो ये रिलेशन आपको डेवलप होता है, दिस PQ इज इक्वल टू माइनस ऑफ QP। ये दोनों को इक्वेट अगर करना है, उनकी मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है, तो वो दोनों के बीच में इक्वल तो दे सकते हैं। जैसे यह इक्वल आपने दिया है, ये इक्वल देते समय माइनस की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी डायरेक्शन भी एंड मैग्नीट्यूड दोनों भी सेम है। यह क्या सेम है? सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है, तो दोनों को इक्वल तो लिख सकते हैं, लेकिन माइनस दोनों के बीच में कंपल्सरी वेक्टर्स में। उनके भले मैग्नीट्यूड इक्वल में है डायरेक्ट, लेकिन उनके अपोजिट डायरेक्शन से दोनों को वेक्टर को इक्वल कहते समय माइनस से बाइंड करना है। ये PQ इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ QP है, और अगर QP कहेंगे, QP इज इक्वल टू कहेंगे, तो निगेटिव ऑफ PQ कर सकते हैं, माइनस ऑफ PQ बार कह सकते हैं। तो इस तरह से PQ इज इक्वल टू माइनस ऑफ QP बार और QP बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ PQ बार। तो ये निगेटिव ऑफ ए वेक्टर का कंसेप्ट इस डेफिनेशन से आपको याद में रखना है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप, दैट इज कोलिनियर वेक्टर्स। अब इसमें एक वर्ड इसके अंदर ही है, दैट इज को मीन्स सेम, एंड लिनियर मीन्स, लिनियर में एक शब्द वर्ड आता है, दैट इज लाइन। एकाच लाईनवर असणारे जे वेक्टर्स किंवा त्या लाईनला पॅरलल असणारे जे वेक्टर्स आहेत त्यांना कोलिनियर वेक्टर्स म्हणतो आपण। सो डेफिनेशन, वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर्स इफ they are parallel to the same line, parallel to the same line, और they are along the same line। अब इसमें अगर एग्जांपल पे देखते हैं तो एक AB नाम का वेक्टर है, वेक्टर AB, उसके बाद वेक्टर BC, उसको अगर आप यहां से यहां तक लेना चाहते तो वेक्टर CD, ये सब ये PQ वेक्टर को पैरेलल है, बराबर है। तो ये CD PQ को पैरेलल है क्योंकि उनकी लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे को पैरेलल है। तो इस रास्ते से कह सकते हैं कि CD इज पैरेलल टू PQ, वेक्टर CD इज पैरेलल टू वेक्टर PQ। तो ये एक दूसरे को पैरेलल है, इस लाइन PQ लाइन को, ये सब पैरेलल में आते हैं। तो ये तीनों वेक्टर PQ वेक्टर के साथ कोलिनियर है, या फिर आप ये तीनों एक ही लाइन के ऊपर है, AB वेक्टर, BC वेक्टर, CD वेक्टर, या फिर BD वेक्टर, या फिर AC वेक्टर या AD वेक्टर, एक ही लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर है, एक ही लाइन के ऊपर ये आपने यूज किए वेक्टर्स है, तो इनको आप कोलिनियर वेक्टर्स, एक ही लाइन के ऊपर तैयार होते हैं सब वेक्टर्स, उनको कोलिनियर वेक्टर्स कहेंगे। तो इतनी सिंपल डेफिनेशन ये कोलिनियर वेक्टर्स की। अब आपके पास दो और डेफिनेशन है,
फ्री वेक्टर एंड लोकलाइज्ड वेक्टर। उसके नाम में ही फ्री वेक्टर में इफ ए वेक्टर कैन बी ट्रांसलेटेड और शिफ्टेड एनीवेयर इन द स्पेस विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसको अगर आप ट्रांसलेट करते हैं या फिर शिफ्ट करते हैं किसी वेक्टर को, उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं करनी है, उसके मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं करनी है। तो शिफ्ट करने की जो आइडिया है वेक्टर्स की, वो अगर विदाउट डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड करके आपने यूज की है तो उस वेक्टर को आप कहेंगे फ्री वेक्टर। एग्जाम्पल अगर चेक कर दे तो यहाँ ए बार नाम का एक वेक्टर है इस डायरेक्शन वाला, और बी बार नाम का एक वेक्टर है इस डायरेक्शन वाला। तो ए बार और बी बार आपने शिफ्ट किए हैं या फिर ट्रांसलेट किए हैं। कैसा? आप बी बार को उसी बी बार के डायरेक्शन में ही ले रहे हैं और ए बार की डायरेक्शन में ही, लेकिन ये पोजीशन पे लेना चाहते हैं। ये आपका टारगेट है, दोनों को एक को टर्मिनस वेक्टर्स के फॉर्म में आपने तैयार किया है स्ट्रक्चर। तो ए बार और बी बार डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रहे हैं और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है उनका। उतने ही मैग्नीट्यूड का आपने ए बार लिया है, उतने ही मैग्नीट्यूड का आपने बी बार लिया है, सेम डायरेक्शन ली है। बी बार की जो डायरेक्शन है बी बार को यहाँ मैच होती है, ए बार की ए बार को मैच होती है। तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुई है, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हुआ है। तो ऐसे वेक्टर्स को आप कहेंगे फ्री वेक्टर्स। ओके, उसके बाद में आता है लोकलाइज्ड वेक्टर। इसमें एक ही पॉइंट है, उसका इनिशियल पॉइंट सिर्फ फिक्स होना चाहिए, टर्मिनल पॉइंट आपका फिक्स नहीं रहा तो भी चलता है। तो इसमें लोकलाइज्ड वेक्टर का डेफिनेशन होता है, फॉर ए वेक्टर of given magnitude and direction if its initial point is fixed in space। अगर उसका इनिशियल पॉइंट फिक्स है तो उस वेक्टर को आप लोकलाइज्ड वेक्टर कहेंगे। एग्जाम्पल अगर आपका यहाँ चेक करेंगे तो एक एग्जाम्पल इस कार के हिसाब से लेंगे। रोड के ऊपर कार ए है और रोड के ऊपर कार बी है, और कार ए को अगर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो कार ए मोमेंट के लिए ट्रांसफर होती है और वो डिस्प्लेसमेंट आपको यहां से यहां तक देती है। तो फोर्स अप्लाई करने के बाद कार ए मूव होगी और वो ए से यहां इस पॉइंट से स्टार्ट होके इधर आपको आगे मिलेगी। तो इस वेक्टर को जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स है उस वेक्टर को आप कहेंगे लोकलाइज्ड वेक्टर। और ये जो कार बी है जिसको फोर्स अप्लाई नहीं किया है तो वहां वो एज इट इज रहेगी, रेस्ट पोजीशन पे रहेगी, लेकिन इस वेक्टर को आप कहना चाहते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर। अब आपके पास एक सिंपल ये जो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में आइडिया आपको मिली है उसका यूज करके कुछ एग्जांपल यहाँ आपको एक्टिविटी के फॉर्म में दिए हैं। एक स्ट्रक्चर आपके पास है ए बी जिसको आप पी बार कहना चाहते हैं, बीसी वेक्टर है, बी से सी तक डायरेक्शन अगर है तो उसको क्यू बार कहेंगे, और सी से ए तक डायरेक्शन है तो उसको आर बार कहना चाहते हैं। तो आपके पास ये कंसेप्ट है कि ये कैपिटल ये आपको लेटर्स आए ए बी सी के फॉर्म में दो वेक्टर्स को यूज करके जो वेक्टर तैयार किए 6 वेक्टर्स, इनको रिप्लेस करना है पी बार क्यू बार यानी आर बार के फॉर्म में। सो राइट द फॉलोइंग वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ वेक्टर पी बार क्यू बार आर बार। तो आप अगर ए बी बार कहते हैं तो ए बी बार क्या है? ए बी बार तो पी बार है। व्हाट इज ए बी बार? ए बी बार इज नथिंग बट स्मॉल पी बार। व्हाट इज बी ए बार? आप ए से बी तक जाते हैं तो उसको पी बार कहेंगे, लेकिन अगर बी से ए तक जाते हैं तो क्या कहना पड़ेगा? इस स्ट्रक्चर से आपकी मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है, तो ये निगेटिव ऑफ ए वेक्टर का कंसेप्ट है। तो ये पी बार के इतना ही मैग्नीट्यूड लेता है लेकिन पी बार नहीं होगा, वो माइनस ऑफ पी बार होगा। बी सी बार को कहेंगे तो बी से सी तक जाते हैं तो उसको क्यू बार कहा है, और जब सी से बी तक जाते हैं तो डायरेक्शन अपोजिट मेंटेन हो रही है, तो जिसको आप क्यू बार कह रहे हैं वो क्यू बार नहीं होगा, क्यू बार का निगेटिव होगा। तो क्यू बार का निगेटिव क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ क्यू बार। सी ए बार, सी से लेकर ए तक आप वेक्टर कह रहे हैं आर बार, और आप आर बार कहेंगे, और ए से सी तक क्या कहेंगे? आर बार का ही निगेटिव होगा, आर बार का ही निगेटिव होता है तो उसको माइनस ऑफ आर से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से पहले पीरियड में, आज के पहले पीरियड में आपने रिप्रेजेंटेशन वेक्टर का मैथमेटिकली एक डायरेक्टर लाइन सेगमेंट होता है, और टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में ये सब आपके 8 टाइप्स आपने डिस्कस किए
आगे के पीरियड में और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन वेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वी विल स्टॉप हियर।